हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। दोस्तों, कल 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को क्या है सभी को पता है, नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर नॉरसेट का जो एग्ज़ाम है, ओके, जो एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो नॉरसेट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसका प्रीलियम कल रहेगा। ओके, आप सभी को प्रीलियम के लिए, नॉरसेट प्रीलियम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो इसी से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें एग्ज़ाम में मददगार होने वाली है। स्ट्रैटेजी, पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे पढ़ना है, जो नया जो पैटर्न है नॉरसेट का वो किस तरीके से होने वाला है और कितना फ़ायदेमंद है वो आपको बताने वाला होगा इसमें। ठीक है, एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भाई आप सभी का पढ़ाई तो हो चुका होगा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया होगा। ओके, आई होप सो। नॉरसेट क्लियर करना है, दैट मीन्स आपको पिछले 6 महीने दिन रात अगर आपने पढ़ाई की होगी तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओके, क्योंकि आज समझ लो 1 महीना पढ़ाई कर लिया या 2 महीना पढ़ाई कर लिया और नॉरसेट क्लियर हो जाएगी, ये बहुत रेयर जो लड़के हैं उनमें ही होता है। यानी सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कर पाते, कोई तो भी एक बंदा होता है कि जिसका हो जाता है, वो बहुत टैलेंटेड होता है। ओके, बट नॉरसेट के लिए एक पहाड़ है नॉरसेट, उसको क्रैक करना है तो आपको कंटिन्यूअस 1-2 साल की पढ़ाई चाहिए। ओके, 1-2 साल आपकी कंटिन्यूअस पढ़ाई, या अगर आप होशियार हो तो 6 महीना अगर कंटिन्यूअस दिन रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, ओके, विदाउट जॉब, अगर जॉब नहीं कर रहे हो और घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पर पढ़ाई और साथ में पिछले 2 महीने से अगर सिर्फ और सिर्फ आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आपको जो नॉरसेट है वो क्रैक करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं, अभी नॉरसेट का जो नया एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या है, आपको 5 सेक्शन में पेपर मिलने वाला है। ठीक है, प्रीलियम में आपका 5 सेक्शन रहेगा, ABCD रहेगा, ABCDE रहेगा। ओके, तो हर एक सेक्शन में आपको कितना टाइम मिलेगा, 18 मिनट, 18 मिनट्स मिलेगा और 20 MCQs रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, जो सेक्शन ईजी है उसके ऊपर हम फट से जाते थे, हाँ चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और पीछे आके दूसरा सॉल्व कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको सेक्शन ए से ही जाना है। सेक्शन ए के लिए आपको 18 मिनट लगने वाला है, उसमें आपको 20 MCQ सॉल्व करना है। समझ लो वो 10 मिनट में भी आपने सॉल्व किया तो भी 18 मिनट आपको रुकना ही पड़ेगा। आपको ये सबसे पहले कंसेप्ट आपके दिमाग में भर लो कि 18 मिनट में ही आपको 20 MCQ सॉल्व करना है। वो आपके 10 मिनट में 20 हो जाए या 18 मिनट में 20 नहीं हो गए तो भी वो सेक्शन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको बात क्या रखनी है कि भाई मेरे को कोई भी MCQ, ये छोटा MCQ रहे, बड़ा MCQ रहे या मीडियम वाला भी MCQ रहे, कम से कम 2 बार आपने MCQ आपको पढ़ना है। क्योंकि इस बार नॉरसेट ने एक नया आपका शेड्यूल दिया है, एक नया तरीका आपको दिया है। ये बहुत अच्छा तरीका है। देखा जाए तो पहले क्या करते थे, अरे टाइम नहीं है बोल के फटाफट खत्म करना है बोल के हम क्या करते थे, फट से पढ़ लिया, बिना समझे फट से टिक कर देते थे। बहुत बार हमने एक्सेप्ट वगैरह जो रहते थे ना ऐसे ट्रिकी, वो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे और फट से सॉल्व करते थे और आगे निकल जाते थे। अब बाद में पता चलता अरे यार मैंने तो गलत कर दिया। ओके, ऐसा होता था। तो ये अभी गलतियां इस बार नहीं होनी चाहिए। ओके, ये भी था, और हर एक MCQ को आप उतना ही टाइम दे पाए। ओके, समझ लो अब 18 मिनट में 20 MCQ, यानी 1 मिनट से लेके अब समझ लो 65-70 सेकंड आपको एक MCQ के लिए मिलने वाला है। नहीं सॉरी, थोड़ा कमी, 55-56 सेकंड में आपको एक MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके का रहने वाला है आपको। ठीक है, तो बेसिकली 1 मिनट में एक MCQ आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे अगर आप अच्छे से MCQ। तो इसी की वजह से पहले आपको MCQ पढ़ना है। MCQ एक बार पढ़ो, दूसरे बार पढ़ो, समझ लो MCQ में क्या पूछा है। ओके, उसमें जो ट्रिकी वर्ड्स दिए रहेंगे उसको पकड़ लेना कि भाई इसमें क्या पूछा है, नॉट, अदर देन, ओके, एक्सेप्ट, जो ऐसे कुछ चीजें रहती है उसको पढ़ना अच्छे से और वो MCQ को आंसर कर देना। ओके, अगर 18 मिनट में अगर आपने समझ लो सिर्फ 15 MCQ हो गए आपके, 5 MCQ का क्या करोगे, तो अगर 18 मिनट हो गए आपके तो वो 5 MCQ आप छुड़ा नहीं पाओगे। क्योंकि एक बार वो सेक्शन से अगर दूसरे सेक्शन में एग्जाम चली जाती है तो पिछले सेक्शन में आप नहीं आ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई MCQ पढ़ना है, समझना है, आंसर करना है,
फिर ये 18 मिनट में 20 MCQ हो गए। नेक्स्ट सेक्शन में भी सेम अप्लीकेबल होता है, थर्ड सेक्शन में भी सेम अप्लीकेबल होता है, फोर्थ सेक्शन में भी अप्लीकेबल होता है, फिफ्थ सेक्शन में भी अप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि 80 MCQ आपके नर्सिंग के बनने वाले हैं, ओके, और 20 MCQ आपके एप्टी क्वांटी जीके इसमें। और एप्टी क्वांटी उतना कठिन या इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है नॉर्सेट का, आप सभी को पता है, ठीक है। एनालॉगी रहेगा, वर्बल रहेगा, या सॉरी अपनी क्या बोलते हैं अपने अल्फाबेटिकल रहेगा या न्यूमेरिकल रह सकता है एनालॉगी। देन उसके बाद उसमें कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस रह सकते हैं, एजेस पे रह सकता है, ओके। तो इतना ही आपको। और करंट अफेयर में लेटेस्ट में हमने भी हमारे चैनल पे 50 MCQ लिए थे, बहुत बच्चों को अच्छे भी लगे हैं, फिर देख लेना आपको अगर टाइम मिलता है। कल एग्जाम है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वो वीडियो आप पिछला देख लो, 50 MCQ जो रिसेंटली है, कंटेंट अच्छा है, ठीक है। तो वो हो गया। अभी बात यह है कि आपको पेपर में अगर आप कैटेगरी के हिसाब से, अगर ओपन कैटेगरी से हो तो आपको कितना मार्क्स या कितनी MCQ आपने सॉल्व करना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको बता दूं, अगर आप ओपन से आते हो, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 100 में से आपको 75 से 80 MCQ सॉल्व करना है। 75 से 80 MCQ सॉल्व करने के बाद, ओके, आपको सॉल्व 75 के ऊपर ही जाना है। अगर आपको स्ट्रिक्टली पता है कि नहीं मेरे 70 एग्जैक्टली राइट है और मैं कोई इसके ऊपर क्या बोलते ये लेना नहीं चाहता हूं, यानी एक क्या बोलते एक रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं 70 MCQ आपके राइट आए हैं, तो डेफिनेटली ऐसे टाइम पे आपने MCQ सॉल्व या रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क जो बोलते हैं वो नहीं लेना, ओके। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने यार 70 MCQ सॉल्व किए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सर 45 या 50 MCQ राइट आएंगे और 20 MCQ तो यार मैं तो एक कैलकुलेटेड करके या मेरा इंटेलेक्चुअल यूज करके मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे लग नहीं रहेगा वो राइट आएंगे नहीं रहेंगे। ऐसे टाइम पे मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने को होना। और कितना क्या करने का, इसमें क्या करने का, अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो डेफिनेटली ऐसे MCQ को कभी भी छोड़ के आना नहीं, इसको छुड़ाना है, आपको छुड़ाना ही है, ओके, छोड़ना नहीं है इसको, ओके, कि भाई मेरे को आ नहीं रहा मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसे MCQ को सॉल्व करना है, ओके। अगर आपको 3 MCQ में डाउट है, 3 MCQ में क्या होता है, बहुत बार रॉन्ग होने के यानी निगेटिव में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा 3 इसमें होता है। बट डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको नहीं यार मैं सॉल्व किया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यार मेरे 50 राइट है या 60 राइट है, 50 वाले 50-50, अगर 2 में डाउट है और 2 आप में लग रहा है कि इसमें से आंसर नहीं हो रहा है और सिर्फ 2 में ही डाउट है आपको, तो इसमें डेफिनेटली ये MCQ आपने सॉल्व करना है। लेकिन अगर समझ लो 3 में डाउट है, आपको सिर्फ एक ही इसका पता है कि ये नहीं हो सकता ऑप्शन, लेकिन ये 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे MCQ प्लीज मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे MCQ मोस्ट प्रॉब्ली या 15-20 ही रहेंगे, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपको 80 सॉल्व करना है, वो 15-20 वाले छोड़ दो, ठीक है। तो जिसमें आपको 2 डाउट है उसमें आपने करना ही करना है। और डेफिनेटली अगर 3 का भी आपको ये आ रहा है और आपको आपका एक गट फीलिंग बोल रहा है कि नहीं यार यही राइट हो सकता है, हाँ ये भी बोल रहा हूं। अभी जब MCQ पढ़ने के बाद क्या होता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3 4, ओके। तो उसमें आपको अगर आपका इंटेलेक्ट या आपका दिल बोल रहा है कि नहीं भाई ये आंसर है और मैं यही करूंगा, फिर बाद में बोलते हैं नहीं यार आपका दिल बोलता है ए, दिमाग बोलता है नहीं C हो सकता है या D हो सकता है, ओके। तो ऐसे टाइम पे आप सबसे पहले जो आपने सोचा है कि नहीं ये MCQ हो सकता था और यही करना है, तो ऐसे इसमें आपको क्लिक कर देना है। और देखो चेंज नहीं करना है, अगर आपने एक बार कर दिया फिर उसमें सोच में पड़ जाते हो और कोई तो भी दूसरा टिक कर देते हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है पता है क्या, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि अब पहली बार में अपन जो सोचते हैं ना वही करेक्ट होता है। तो देखना अगर अप्लीकेबल है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि 100% तरीका सही होगा नहीं होगा, क्योंकि क्या है अपने अपने, ये फंडा मेरा है, आप लोगों का क्या फंडा है पता नहीं, क्योंकि हर एक इंसान की पेपर सॉल्व करने के तरीके उसकी जो स्ट्रेटजी वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ हो सकता है कि आपने भी करना चाहिए, बट डेफिनेटली आपने 3 4 5 6 बार अगर कोई भी एग्जाम दे दिया तो डेफिनेटली आपकी एक खुद की स्ट्रेटजी बन जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने को होना, अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो आपकी स्ट्रेटजी आप खुद की पैदा कर सकते हो, इससे कि नहीं इस बार मैंने ये किया है, इस बार ये सोचा है, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है ना इसमें बहुत बढ़ जाता है। जब थिंकिंग पावर बढ़ जाता है ना तो वो MCQ अपने आप राइट बन जाता है, आपका उसका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात ये है
पेपर कैसे आएगा। नॉर्सेट का पेपर आपको पता है 50 एमसीक्यू कोई भी सॉल्व कर सकता है। ओके, एक सब लगभग 40 एमसीक्यू पकड़ लो, कोई भी सॉल्व कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट जो ये 30 एमसीक्यू रहते हैं वो थोड़े से अप लेवल के रहेंगे और उसके बाद थोड़े से जो ऊपर की जो रहने वाले ये 15, 20, 25 एमसीक्यू वो थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आपने जो बोलते हैं ना 40 एमसीक्यू सबको आ रहे, वो आपने सॉल्व करने को होना, और करेक्ट सॉल्व करने को होना। ओके, उसके बाद के जो ये 30 या 40 एमसीक्यू रहने वाले हैं उसमें आपने जितना आपको आ रहा है ना फटाफट से सॉल्व कर लेना है। जो आपको दिक्कत दे रहा है 2 बार पढ़ लो, 2 एमसीक्यू में आपको डाउट है तो डेफिनेटली ऐसे इसको सॉल्व करके आ जाओ। तो लगभग ओपन के कैंडिडेट को आपने 80 एमसीक्यू सॉल्व करने को होना। जितना आप सॉल्व करोगे उतने आपके, क्योंकि क्या है आपका जो निगेटिव है 0.33 निगेटिव है। ठीक है, तो समझ लो आपका अगर करेक्ट आ जाता है तो आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपका निगेटिव हो गया तो 0.33 हो रहा है। तो समझ लो अगर 10 में आपने डाउट, समझ लो एक उदाहरण देता हूं, 10 एमसीक्यू में आपने ये कर लिया। ओके, तो आपको क्या हो गया, आपके अगर उसमें से 5 करेक्ट हो गए और 5 रॉन्ग हो गए तो क्या कितना नुकसान है आपका। 5 मार्क आपको मिल गए और 5 रॉन्ग हो गए तो कितना हो गया, 5 रॉन्ग हो गए तो आपका 1.5 मार्क्स तो गया। ओके, लेकिन आप फायदे में कितने रहे, आप फायदे में रहे ओके 3.5 मार्क्स आप फायदे में रहे। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी नहीं आ रहा है उसको आप तुक्का मार के, नहीं, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। ओके, ये कैसे करना है, क्या करना है, ये खुद की स्ट्रैटेजी खुद पैदा कर लेना। ऐसा नहीं बोलो कि पूरे के पूरे करके आओ, लेकिन डेफिनेटली ऐसे एमसीक्यू आपने करके आने को होना। ये खुद की स्ट्रैटेजी है, ये किसी पे मैं एप्लीकेबल रहता हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। ठीक है, होप सो मेरे भी स्टूडेंट जो हमारी पेड बैच है वो भी जो नॉर्सेट देने वाले हैं, देखते हैं अभी कितने क्या करते हैं क्या नहीं होता है। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स हुए थे। ओके, ठीक है। सो और कुछ अगर डाउट आ रहा है आपको कि नॉर्सेट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, डेफिनेटली मैं आज आपको रिप्लाई देने का ये करूंगा। ठीक है, अभी और क्या रहा है, आपका टाइमिंग हो गया, आपका निगेटिव 0.33 है। ओके, पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएं। 40 एमसीक्यू सभी के सभी सॉल्व करेंगे। ऊपर के जो है ये 25-30 एमसीक्यू, उसमें आपको किस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। और ऊपर के जो बहुत हार्ड एमसीक्यू है उसमें देखो, आपको अगर लग रहा है कि नहीं डेफिनेटली आंसर आ रहा है तो उसमें आंसर करो, अदरवाइज छोड़ दो। ओपन के लिए 80 एमसीक्यू आपने सॉल्व करने, 80 से 85 एमसीक्यूज ओके आपने सॉल्व करने को होना। उसमें से अगर 60 भी आ गए मार्क्स आपको, समझ लो 20-25 एमसीक्यू आपके रॉन्ग हो गए तो डेफिनेटली आपको 55 के आसपास आप चले जाओगे, तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली एक 55 to 60 अगर आपके एमसीक्यू राइट आएंगे तो आपको क्या बोलते प्री क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओबीसी एससी ओबीसी के लिए भी लगभग आपको 55 के आसपास लाना पड़ेगा, 55 के आसपास। ओके, ठीक है। देन उसके बाद एससी और एसटी जो है उनके लिए भी लगभग एक 45 से लेके अगर आपका 50 के बीच में भी मार्क्स आ जाएगा या 55 के बीच में। ओके, मेरे हिसाब से आपने कोई भी कैटेगरी के रहे, ऐसा नहीं है कि हम ये कैटेगरी को इतना, ये कैटेगरी को इतना, कम से कम आपने, मैं सोच रहा हूं 50 से 60 मार्क्स मुझे लाना है, इतना ध्यान में रखना है। आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, मुझे पता है 100 में से 100 कोई सॉल्व करके आएगा नहीं, आएगा तो भी उसके रॉन्ग हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि भाई 80 सॉल्व करो, कोई भी कैटेगरी करे 80 सॉल्व करो। देखते हैं उसमें से ओपन का है तो भाई आपको 60 लाना है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेटेड करके कि नहीं मेरे को 60 मेरे मार्क्स आने को होना, ऊपर के 20 देखो क्या करना है, कितने रॉन्ग करना है वगैरह। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी के लिए उनको 55 के आसपास, 50-55 और एसटी है तो 45 तक। पीडब्ल्यूबीडी जो है उनके लिए भी लगभग 45, 40, 45 के आसपास अगर आपने मार्क्स लेके आएंगे तो आपका डेफिनेटली प्री ये हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स के लिए अपना जो मेंस के लिए जाने के लिए 1:5 रेशो है आपका। अब 1500 कुछ वैकेंसी है, 1600 या 1700 वैकेंसी है, तो लगभग 1600-1700 वैकेंसी इंटू 5 करो तो उतनी ही एक 7-7.5 हजार जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई करेंगे नॉर्सेट के लिए, सॉरी मेंस के लिए। ठीक है, आपको लगभग 20 दिन का टाइम भी मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। रिजल्ट तो क्या 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद आपको मेंस के लिए पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो होप सो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
ओके हमारी नॉर्सेट 7 के लिए जो बैच हम लोग की जो शुरू होने वाली है ऑनलाइन लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की, वो 1 जून से शुरू होगी। डेफिनेटली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, सितंबर के 20-25 के आसपास नॉर्सेट का एग्जाम हो सकता है, 20 या 25 के आसपास। आरआरबी का भी 20-25 के आसपास ही सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपको लगभग 4 महीने मिलेंगे पढ़ाई के लिए। पूरा डिटेल बेसिक ऑल इन वन बैच रहने वाली, बेसिक से लेके आरआरबी और आपका नॉर्सेट 7 के लिए ये बैच जून में शुरू हो जाएंगी, जून के 1 तारीख से। उसके प्री बुकिंग ये वगैरह हम लोग डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद ईएसआईसी की एग्जाम जो है 7 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए अभी देखो हम लोगों का जो नॉर्सेट 6 का और जो पूरे जो कोर्स है वो अभी तो बेसिक कोर्स तो खत्म हो चुका है, पर डेफिनेटली अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि नहीं भाई सर हमको क्लासेस चाहिए। तो कैसे जो हो गया बैच उसमें देखिए कोई फायदा नहीं है, तो आपके लिए हम मोस्टली हम लोग शुरू कर रहे हैं एक 60 डेज का बैच रहेगा, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू विथ शॉर्ट थ्योरी। ओके, और पुराने जो हम लोग के क्लास हो गए वो भी रिकॉर्डेड हम लोग डाल देंगे उसमें। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 200-250 के आसपास टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर एक टॉपिक वाइज मिलेगी, कंबाइन मिलेगी, जैसी चाहिए वैसी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। ये ऑल इन वन इसमें ये ईएसआईसी के लिए बेसिकली 60 डेज का जो रहेगा वो सब कुछ में प्री बुकिंग वगैरह शुरू करेंगे, मई में शुरू करेंगे। ओके, मई के 1 या 2 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे और जुलाई में 2-3 तारीख तक, या जो एग्जाम के 7 तारीख है ना, तो 5-6 तारीख तक हम लोगों का वो ईएसआई का बैच चलेगा 60 डेज का। जिन लोगों को भी करना है तो प्लीज नीचे मैं इसमें डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी ये कर लो, या जो भी नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा रहेगा उसमें आप कॉन्टैक्ट कर लेना और वहां पे आपका एडमिशन कर लेना। ठीक है, तो होप सो कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर सॉल्व करिए, अच्छे से आज नींद लीजिए। ओके, कल सवेरे बहुत जल्दी, यानी जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सेंटर पे पहुंचने का आप ये करना, प्रयास करना। ओके, यानी घाई मत करना, घाई करके चले जाओगे वहां पे एग्जाम देने के लिए तो आप बोलते ना घाई का काम शैतान का होता है, तो पूरा भूल जाओगे। हपाजर्ड जो माइंड रहेगा आपका तो वो आपका काम नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है कल के पेपर के लिए। सभी को पता है नॉर्सेट ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ओके, और हर 6 महीने में एग्जाम होता है, ये सबसे पहली बात है। ओके, तो आइए बहुत जल्दी और एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।